सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो ऑन दिस न्यू चैनल। तो सबसे पहले तो यार आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि ये पावरफुल वीडियोस आपको अब यहाँ पर ही मिलने वाली हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं इंजीनियरिंग की टॉप 5 हाईएस्ट पेइंग ब्रांचेस। एंड हाईएस्ट पेइंग वर्ड यूज करना सही नहीं है, हाईएस्ट पेइंग की जगह मोस्ट फेमस ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। बेसिकली कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की बात करेंगे, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल। ज्यादातर यही बच्चे ब्रांचेस ले रहे होते हैं, और बाकी इसके अलावा जो ब्रांचेस बच जाती हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसी चैनल पर। तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और चलो यार कर लेते हैं शुरुआत। तो शुरुआत करने से पहले आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संकल्प जौहरी है, मैंने जे एडवांस 2021 क्वालिफाई करा था। और अपनी इंजीनियरिंग ब्रांच भी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मेरी इंजीनियरिंग ब्रांच क्या है। पहले बता देता हूं, एनआईटी कुरुक्षेत्र के अंदर सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूं मैं, ठीक है, सेकेंड ईयर बीटेक का स्टूडेंट हूं। ये मेरा इंस्टाग्राम है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। अगर आपको इसी प्रकार का कंटेंट अच्छा लगता है मेरा, या मेरी लाइफ से रिलेटेड कोई भी चीज आप जानना चाहते हो, इसको आप फॉलो कर सकते हो। शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग की, जो सी सबसे ज्यादा डिमांडेड ब्रांच है इस समय। अब इस ब्रांच का आगे जाके किस प्रकार का स्कोप है, आगे जाके किस प्रकार के प्लेसमेंट या किस प्रकार की नौकरी लगती है, सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले देख सकते हो, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग इज द स्टडी ऑफ कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटिंग एज वेल एज थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि यहाँ पर कंप्यूटिंग एंड थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है कंप्यूटर्स के। तो हमको भैया पहले से ही कंप्यूटर की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। कोई बच्चा मान लो रूरल एरिया से आ रहा है, गांव वगैरह से आ रहा है, तो उसको लगता है कि यार हमें कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होगी तो ये ब्रांच हम नहीं पढ़ पाएंगे। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज हमेशा ये एक्सपेक्ट करता है कि आप तो बिल्कुल ही स्क्रैच से आ रहे हो, ठीक है, आप बिल्कुल ही स्क्रैच से आ रहे हो। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी नॉलेज नहीं है, आप ये खुद पे भरोसा रखो कि आप हर एक चीज को सीख सकते हो। और अब अगर बात करें कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, तो देखो यहाँ पर सबसे पहली चीज तो होती है कि मैथमेटिक्स या प्रिंसिपल्स यहाँ पर अप्लाई होते हैं, बेसिकली कोडिंग वगैरह में। इसके अलावा इंजीनियरिंग एंड लॉजिक एंड बाकी फंक्शन वगैरह, मतलब ये समझ सकते हो कि आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डेवलपमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी के अंदर आ जाता है। और मेनली अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ, ठीक है, तो मोटे मोटा अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत आपकी होती है एक लैंग्वेज सीखने से। एक लैंग्वेज आपको सिखाई जाती है यहाँ पर, सी प्लस प्लस हो सकती है, कुछ कॉलेज में सी भी होती थी पहले, अब सी प्लस प्लस हो गई है। फिर यहाँ पर पाइथन भी सिखाई जाती है, अब तो पाइथन भी सिखाई जाने लगी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डीएसए कराया जाता है, ठीक है, इसी के अंदर। अब आप ये सब चीजें टर्म सर्च कर सकते हो। और फिर आप इसके बाद दूसरे सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ते हो। फिर आप उसके बाद और भी सब्जेक्ट पढ़ते हो। डेवलपमेंट में फिर आप बहुत सारी चीजें पढ़ते हो, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट। फिर आप प्रोजेक्ट बनाते हो एक, उसके बाद कंपनीज आती हैं, आपको हायर करती है, सब होता है। तो ओवरऑल ये ब्रांच का थोड़ा सा ओवरव्यू है कि किस प्रकार की ब्रांच है। इसके अलावा आप जैसे एआई है, तो एआई इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं, उनके अंदर एआई है तो स्पेशलाइजेशन होती है। लेकिन अब एआई भी अलग से एक ब्रांच खुल जा रही है, ठीक है, एक अलग से भी ब्रांच खुल रही है एआई। अब आगे डिस्कस करते हैं, अब इसके स्कोप की बात कर लेते हैं कि भैया यहाँ पर अलग अलग क्या किस किस प्रकार के स्कोप है। अब मेजरली स्कोप की बात करेंगे हम लोग प्लेसमेंट्स के अंदर, ठीक है, कि कॉलेज के अंदर जब इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर जब कंपनीज आती हैं, तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस के अंदर कंपनीज किस किस प्रकार के पैकेजेस आपको ऑफर कर रही होती है। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं सरकारी सेक्टर में किस प्रकार का स्कोप है। तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में सरकारी सेक्टर का स्कोप थोड़ा सा कम है एज कंपेयर टू द प्राइवेट। प्राइवेट में तो आपको वैसे भी पता है तगड़ा बूम आया हुआ है, लेकिन है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है। देखो सबसे पहले तो आप गेट का एग्जाम दे सकते हो। आप गेट का एग्जाम लोग दो तरीके के लिए देते हैं। जो लोग नॉन आईआईटियंस हैं, वो गेट का एग्जाम इसलिए दे सकते हैं अगर वो एमटेक करना चाहते हैं फ्रॉम आईआईटी या फिर किसी भी और कॉलेज से। या फिर आप इन जैसे ये पीएसयूज होते हैं, ठीक है, आईसरो हो गया या डीआरडीओ बीएल हो गया, ये सब कंपनीज जो है सरकारी कंपनी है। तो इन कंपनीज जो ये कंपनी जो होती है वो सरकारी कंप्यूटर इंजीनियरिंग इंजीनियर्स को हायर करती है। तो आप इसके लिए ये एग्जाम पास कर सकते हो। बेसिकली पहले आपका गेट का एग्जाम होता है, उसके बाद आपका एक इंटरव्यू होता है जो आपको पास करना होता है। इसके अलावा देख सकते हो भारत संचार निगम फॉर एसोसिएट सर्वर मेंटेनर, ये भी एक नौकरी होती है जो कि सरकारी नौकरी है। और अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो ये दोनों ही चीजें आप सर्च करके आना, बेसिकली ये सरकारी नौकरी है। अगर आप लेना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शंस रहते हैं। और ये थोड़ी सी कम एक्सप्लोर्ड फील्ड्स है, ठीक है, ये थोड़ी सी कम एक्सप्लोर्ड फील्ड है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे जो कंप्यूटर इंजीनियरिंग करते हैं वो कॉलेज के प्लेसमेंट को देखना चाहते हैं, दिल्ली बैंगलोर वगैरह में। तो ये वाली जो दो फील्ड्स है ना, ये यहाँ पर कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है, तो आराम से सरकारी नौकरी लग सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर में देख सकते हो कई सारे आपके पास रोल्स रहते हैं, जिसके लिए यहाँ पर कंपनी रिक्रूट करने आती है प्लेसमेंट्स के अंदर, ठीक है। जब कंपनी प्लेसमेंट्स के लिए रिक्रूट करने आती है तो बहुत सारे रोल्स के अंदर आती है। सबसे पहले देख सकते हो सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक रोल होता है। अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर या फिर फुल स्टैक डेवलपर एक वर्ड होता है, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। फुल स्टैक डेवलपर का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को सारा काम आता है, बैक एंड फ्रंट एंड सब कुछ आता है। तो जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं ना, इनको जो पैकेजेस मिलते हैं वो बहुत बहुत बढ़िया पैकेजेस होते हैं। मतलब 40 एलपीए देती है, 50 एलपीए, ऐसे पैकेजेस मिलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट, amazon इस प्रकार के पैकेजेस आपको ऑफर कर रही होती है,
ठीक है। और इस प्रकार के पैकेजेस जनरली और ब्रांच के इंजीनियरिंग के अंदर नहीं मिल रहे होते हैं, ठीक है। फिर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ जा सकते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, ये भी दो रोल्स होते हैं जिसके लिए हायर करने आती है। फिर सिस्टम एनालिस्ट की तरफ जा सकते हो। इसके अलावा ऐप डेवलपर की तरह भी कंपनी हायर करने आती है, वेब डेवलपर की तरह भी हायर करने आती है, ठीक है। तो ये तो वो रोल्स हो गए जहां पर आपकी कंप्यूटर साइंस जो आप लोगों ने पढ़ी थी इंजीनियरिंग के अंदर, वो आपका यूज हो रहा होता है। अब देखो क्या होता है ना, कभी कभी जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है, बेस्ड ऑन द टैग ऑफ द कॉलेज, जैसे आईआईटी हो गए, एनआईटी हो गए, यहाँ पर ना कंपनीज हायर करने आती हैं नॉन टेक जॉब्स के लिए भी, जहां पर आपका कंप्यूटर इंजीनियरिंग इतना काम नहीं आएगा, सीएससी इतना काम नहीं आएगा, लेकिन क्या चीज काम आ रही होगी, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह काम आ रहे होंगे, आपके एप्टीट्यूड वगैरह काम आ रहा होगा, वो सब चीजें काम आ रही होती है। और ये जो कंपनीज होती हैं, ये जो रोल्स होते हैं, ये हर एक ब्रांच के लिए खुले होते हैं, मतलब कंप्यूटर, ईसी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। जैसे एक बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है, या फाइनेंस का रोल होता है, या डेटा एनालिस्ट का रोल होता है। ये तीनों ही रोल के लिए जब कंपनी हायर करने के लिए आती है, ठीक है, तो आप देखना इसमें क्या होता है। अभी जब तीनों ही रोल के लिए कंपनी हायर करने के लिए आती है, तो इनका एक पेपर लेती है जिसमें एप्टीट्यूड आपसे पूछा जाता है, और आपका नॉर्मली एक इंटरव्यू होता है, पर्सनल इंटरव्यू होता है, या फिर ग्रुप डिस्कशन होता है, जीडी राउंड होता है, ग्रुप डिस्कशन राउंड होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, ये सब होता है। और इसके बाद आप कंपनी के अंदर इन रोल्स के अंदर जा सकते हो। अब जनरली आपको लग रहा होगा कि क्या हमें भैया इन रोल्स की पहले से ही पढ़ाई करके रखनी होती है, तो थोड़ा बहुत आपको स्टार्टिंग से ही, स्टार्टिंग का मतलब है कि जैसे अगर आपका प्लेसमेंट लग रहा है तो 3-4 महीने पहले इसकी आप तैयारी कर सकते हो, और उसके बाद तो फिर कंपनी अपना काम खुद सिखा देती है। लेकिन जनरली क्या होता है कि अगर आप टॉप के कॉलेजेस में हो तो इन रोल्स में बच्चे कंप्यूटर साइंस के कम जाते हैं, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के बच्चे थोड़ा सा इसमें ज्यादा जा रहे होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए तो जो कंपनियां मैंने आपको पहले बताई थी ना, जो इसमें हायर करने आ रही है, वही बहुत बेहतरीन आती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हायर एजुकेशन में अगर आप जाना चाहते हो तो देख सकते हो, एमटेक आप कर सकते हो बाय गेट का स्कोर से। इसके अलावा एमबीए के लिए जा सकते हो कैट का एग्जाम देकर, और एमसीए के लिए भी जा सकते हो। अब एमसीए के लिए जनरल बहुत कम लोग जाते हैं, ठीक है। एमसीए बेसिकली क्या होता है, समझो, एक एग्जाम होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, वो एमसीए के एंट्रेंस के लिए एग्जाम होता है आपका, क्या कहते हैं उसके लिए, एनआईटीज के लिए, ठीक है। मतलब एमसीए में सबसे बेहतरीन कॉलेज एनआईटीज ही होते हैं। तो हाँ, इसके लिए भी आप जा सकते हो, अगर आप निमसेट का एग्जाम होता है, नाम याद आ गया, निमसेट का एग्जाम होता है, निमसेट। तो इसके बारे में आप सर्च कर लेना। वैसे जनरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग वाले बच्चे देते नहीं है, वो तो जनरली या तो प्लेसमेंट ले लेते हैं या फिर एमबीए के लिए चले जाते हैं, ठीक है। चलो, इसके अलावा एक्स्ट्रा आप देख सकते हो, और भी आप जो आपके फ्यूचरिस्टिक रोल्स हैं, जैसे आप मशीन लर्निंग हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर डेटा साइंटिस्ट हो गए। ये तीन रोल्स जो है ना, जैसे डेटा साइंस तो अब एक अलग ब्रांच ही बन गई इंजीनियरिंग की, और एआई एमएल भी अब एक अलग ब्रांच बन गई है। लेकिन अभी क्या होता है कि बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर ये स्पेशलाइजेशन की तरह पढ़ाई जाती थी। और होता क्या है कि ये बेसिकली ऐसी स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हो, ठीक है। ये ऐसी टेक्निकल स्किल्स हैं जो आप डेवलप कर सकते हो अपने कॉलेज में रहते हुए, और कंपनीज इसके लिए भी रिक्रूट करने आती है। अब ये बोला जाता है कि ये बहुत फ्यूचरिस्टिक स्किल्स हैं, और जो डेटा साइंस इंजीनियर्स होते हैं ना, वो यार अच्छा पैकेज फोड़ते हैं अगर फॉरेन पैकेजेस की बात करें। तो ये 3-4 स्किल्स हैं जो आप कॉलेज के अंदर बना सकते हो बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर। सैलरीज की बात कर लेते हैं। अब जैसे अगर आप एनआईटी आईआईटी के ग्रेजुएट हो, ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि आपका जो एवरेज सैलरी रहने वाला है किसी भी एनआईटी आईआईटी के अंदर, वो 10 से 12 तो रहने ही वाला है। और टॉप के आईआईटीज के अंदर तो ये नंबर 25 से भी ऊपर चला जा रहा है। या फिर टॉप के जो ट्रिपल आईआईटीज है ना, ट्रिपल आईआईटीज के अंदर तो भाई केवल कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच होती है। वहां पर जैसे ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का जो एवरेज पैकेज था दैट वाज 30 एलपीए। तो वो एकदम बूम आया हुआ है इस समय, जो कि आपको इस प्रकार के पैकेजेस ऑफर हो सकते हैं। और 50 से 1 करोड़ पर एलपीए का पैकेज आपका हाईएस्ट सैलरी लग रहा होता है किसी भी एनआईटी आईटी में हो। टायर टू कॉलेज में आपको, अब टायर टू में किसको बोल रहा हूँ, टायर टू में आपको बोल रहा हूँ जो कि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, ठीक है, या फिर एक नॉर्मल प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो आपको 80 से 90 परसेंटाइल के बीच में मिलते हैं, ठीक है। उस प्रकार के कॉलेज अगर आए तो वहां पर भी यार एवरेज सैलरी आप देख सकते हो 7 से 9 एलपीए की, और ऊपर ही जाती है, 10 प्लस एलपीए की सैलरी तो होती ही है जनरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर अगर आप कर रहे हो वहां पे। और हाईएस्ट सैलरी तो भाई कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब ये तो स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है जनरली। तो हाईएस्ट सैलरी तो कहीं से भी आप फोड़ सकते हो, मतलब एक गलगोटिया यूनिवर्सिटी है हमारे यूपी में, वहां से भी यार 1-1 करोड़ के पैकेजेस निकलते हैं, ठीक है, और जबकि वो टायर टू कॉलेजेस में ही आएगा। अब टायर थ्री में भी आप देख सकते हो एवरेज सैलरी, टायर थ्री का मतलब हो गया बिल्कुल ही लोकल कॉलेज, मतलब जहां पर आप रह रहे हो। जैसे मैं बरेली के अंदर रह रहा हूँ, तो बरेली में बिल्कुल ही कोई लोकल कॉलेज होगा, जैसे एक इन्वर्टीज यूनिवर्सिटी है, तो वो बिल्कुल ही ऐसा कॉलेज। तो वहां पर भी आप 3 से 7 एलपीए का पैकेज फोड़ सकते हो, अगर कंपनी आ रही है तो डेफिनेटली ऑफर करती है, ठीक है, जो कि सबसे अच्छी बात है कंप्यूटर इंजीनियरिंग की। हाईएस्ट सैलरी आप देख सकते हो 40 से 50 एलपीए की वहां पे भी निकल सकती है। अब थोड़ा सा इसके बारे में जो मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर से बात करके आइडिया लगा है, थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर डेवलपर से जो मेरा पहचान में है। सबसे पहले तो थोड़ा सा जॉब मोनोटोनस हो जाता है कुछ समय के बाद, बट दिस इज कम्प्लीटली सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव मतलब हो सकता है किसी व्यक्ति को कोडिंग करने में बहुत मजा आ रहा हो तो यार उसके लिए तो नहीं होगा, लेकिन हाँ,
एक जनरल नोशन लोग कहते हैं कि डेवलपर्स का थोड़ा सा लाइफ जो है वो मोनोटोनस हो जाता है कुछ समय के बाद, मतलब वो एक ही कमरे में बैठ के एसी में बैठ के आपको वही काम करना है। तो हाँ, इसके अलावा क्या होता है, जनरली कंप्यूटर इंजीनियरिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जो कि स्किल बेस्ड इंडस्ट्री है। तो जिस भी व्यक्ति के अंदर वहां पर थोड़े से स्किल्स होंगे, मतलब जो व्यक्ति ऐसा होगा कि वो टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करता जा रहा है। जैसे अगर मैं मोटी मोटी बात करूं तो एक चीज होती है ऐप डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर कुछ सालों पहले तक जावा चलती थी, ठीक है, एक लैंग्वेज होती है जावा, उससे करा जाता था। अब उसके अंदर फिर धीरे धीरे वहां पर कॉटलिन नाम से एक लैंग्वेज आ गई। अब कॉटलिन से फिर वो और जाकर एक और नई लैंग्वेज आपकी आ रही है। तो जो टाइम टाइम पे अपडेट आते रहते हैं उसके बेसिस पर अगर व्यक्ति खुद को अपडेट करता चल रहा है, तो आईटी इंडस्ट्री के अंदर ये एक चीज है कि फिर एक समय के बाद आपकी ब्रांच मैटर नहीं करती है। तो किसी भी ब्रांच का बच्चा किसी भी कॉलेज के अंदर ये जो जॉब्स है वो अवेल कर सकता है बाय लर्निंग टू कोड। जैसे हमारे कॉलेज के अंदर एक इलेक्ट्रिकल की मैम है, उन्होंने 1 करोड़ 1.25 करोड़ का पैकेज निकाला है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के अंदर ही। तो हाँ, दिस इज द थिंग दैट कैन बी द गेम चेंजर। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर सबसे बड़ा बूम है इंडस्ट्री में इस समय, सबसे बड़ा बूम आईटी बूम। लोग कहते हैं कि 2019 में खत्म हो जाना था, लेकिन भाई ये कभी खत्म नहीं होना है। दिस इज द बिगेस्ट बूम इन इंडस्ट्री। तो डेफिनेटली बहुत तगड़ी ब्रांच है ये। आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच के अंदर। अब पहले आपको बता दूं, ये एक ऐसी ब्रांच है जो कि काइंड ऑफ की ऑलराउंडर ब्रांच है, ठीक है। ये एक ऐसी ब्रांच है जहां पर आपको सरकारी में भी अच्छी नौकरी मिल सकती है, प्राइवेट में भी अच्छी नौकरी मिल सकती है, कोडिंग भी आप कर सकते हो, हर एक चीज यहाँ पर कर सकते हो। तो बहुत अच्छी ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर बेसिकली आप देखो क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स और बेसिकली वेरियस सिस्टम्स वगैरह जो आप पढ़ते हो। जैसे अगर मैं मोटा मोटा बात करूं, कम्युनिकेशन सिस्टम वाला लास्ट चैप्टर आपने देखा था, ठीक है। कुछ कुछ वैसी ही चीजें आपको यहाँ पर पढ़नी होती है, कुछ कुछ, ठीक है। अब देखो इसका स्कोप देख लो कैसे कैसे है। सबसे पहले पीएसयू, अगर ऑब्वियसली जब आप गवर्नमेंट में कौन कौन से स्कोप है हम डिस्कस करते हैं। पहले तो आपका जो पीएसयू वगैरह है वो रिक्रूट कर सकते हैं। इसके अलावा रेलवे एंड बैंक का एग्जाम आप दे सकते हो, वो तो सभी लोग दे सकते हैं, ठीक है। और फिर आईईएस नाम से एक एग्जाम होता है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सिविल के लिए होता है, तो इसमें भी आप बैठ सकते हो। इसके अलावा एसएससी जेई नाम से एग्जाम होता है जो कि जूनियर इंजीनियर या फिर असिस्टेंट इंजीनियर के लिए होता है। तो इसमें भी आप जरूर बैठ सकते हो। ये एक बहुत अच्छा आपको क्या कहते हैं सरकारी नौकरी देता है। तो ये दो बहुत अच्छे एग्जाम्स होते हैं। आईईएस तो यूपीएससी ही कंडक्ट करता है, ठीक है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये तो यूपीएससी कंडक्ट करता है, बहुत ही अच्छा एग्जाम होता है। तो ये आपके हो सकते हैं। इसके अलावा ऑल्सो यू कैन गो फॉर द गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर। अब गवर्नमेंट टेलीकॉम सेक्टर भी यार बहुत अच्छा सैलरी आपको देता है। इसके अलावा बहुत स्टेबल जॉब होती है। सरकारी नौकरी तुम्हें पता ही है, स्टेबिलिटी मिलती है, इज्जत मिलती है नौकरी में, हर मतलब पैसे भी ठीक ठाक मिलते हैं, अच्छी चीज होती है। तो यहाँ पर यार एवरेज सैलरी कुछ समय के बाद, स्टार्टिंग सैलरी तो कम रहती है, लेकिन एवरेज सैलरी कुछ 1-2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद 60 to 70 के तक पहुंच जाती है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। और इसके लिए जाते हैं लोग, ईसी करने के बाद एक्चुअली में जाते हैं, ठीक है। आप प्राइवेट के अंदर देख लो, एक तो आपका कोर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर है, ठीक है, जो कि आपका जैसे ये दो ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन। तो आपका एक तो कोर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, वहां आपके लिए कंपनी रिक्रूट करने के लिए आती है। इसके अलावा रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन का सेंटर है, यहाँ पर भी कंपनी रिक्रूट करने के लिए आती है। और फिर एक एम्बेडेड सिस्टम डिजाइनिंग वगैरह है, इसके लिए भी आती है। और इसके अलावा जो ईसी ब्रांच है, इसको बहुत सारी कंपनीज अगर सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए आ रही है, ठीक है, सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए आ रही है, या फिर भैया मान लो प्रोग्रामर के लिए आ रही है, डेवलपमेंट रोल के लिए आ रही है, मतलब जो कंप्यूटर साइंस की मैंने आपको जितनी भी नौकरियां बताई थी उसके लिए भी अगर आ रही है, तो वो सभी की सभी कंपनीज ईसी के लिए भी खुल रही होती हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो ईसी आपके लिए क्या है, एक ऐसी ब्रांच है तो इसका सरकारी में भी अच्छा स्कोप है, प्राइवेट में भी अच्छा स्कोप है, ठीक है। तो प्राइवेट में भी आप देख सकते हो वायरलेस आरएफ डोमिनेशन, आईटी जॉब्स वगैरह आप ले सकते हो। इस प्रकार की कंपनीज बहुत सारी खुल रही होती हैं आपके आगे। बेसिकली बहुत सारे मास रिक्रूटर्स आते हैं, मास रिक्रूटर नाम से एक चीज होती है, ठीक है। मास रिक्रूटर का मतलब ये होता है कि वो आते हैं, जैसे टीसीएस विप्रो वगैरह हो गए, और ये एक साथ बहुत सारे बच्चे उठा के ले जाते हैं, ठीक है। तो ये हर एक कॉलेज के अंदर, बेसिकली आईआईटी एनआईटी के अंदर आपको थोड़े से ज्यादा पैकेजेस ऑफर करते हैं, बाकी कॉलेजेस के अंदर थोड़ा सा कम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप नॉन टेक जॉब से भी जा सकते हैं। नॉन टेक की जैसे मैंने बात करी थी ना कंप्यूटर साइंस के अंदर भी, जहां पर आपका केवल लॉजिकल रीजन एप्टीट्यूड का और उसका एग्जाम होता है, क्या कहते हैं, जीडी राउंड होता है, जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन राउंड, और पर्सनल इंटरव्यू राउंड, ये आपका केवल होता है यहाँ पर। और आप इन नौकरी के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, जो कि प्लेसमेंट में कंपनी आती है, ठीक है। अब सैलरीज की बात कर लेते हैं। टायर 1 कॉलेज में अगर आप हो, आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी इनमें आप हो, तो कोर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो 8 से 9 एलपीए का आपका पैकेज लग रहा होता है, 30 से 40 तक जा सकता है। आईटी सेक्टर में आप जाते हो एवरेज 10 से 12 लाख का है, और नॉन टेक के लिए भी जाते हो तो 10 से 12 लाख का आपका एवरेज चला जाता है। नॉन टेक का मतलब आप समझ गए होंगे, जो हम लोग ने पीछे बात करी थी अभी, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, फाइनेंस वगैरह के लिए जो कंपनीज आती है, ठीक है। अब टायर 2 पे आ जाओ, तो टायर 2 में यार ये नंबर थोड़ा सा कम हो जाता है, कोर इलेक्ट्रॉनिक 6 से 7, आईटी में 7 से 10, और ये 10 से ऊपर भी चला जाता है, 10 से ऊपर भी चला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन
काइंड ऑफ कि आप किस प्रकार की आपकी स्किल्स डेवलप कर पाए आप अपने कॉलेज के अंदर रहते हुए। और एवरेज आप नॉन टेक के अंदर भी 7 से 10 तक ही जाता है, ठीक है, 7 से 10 तक एवरेज जा रहा है। अब इन पैकेजेस को देख के ये नहीं सोचते हैं कि भैया हमारा भी इतने पैकेज लग जाएगा। आप स्किल्स को डेवलप कर सकते हो, डेफिनेटली ये नंबर 4 साल बाद तो और बढ़ने वाला है, ठीक है। टायर 3 के अंदर, टायर 3 में बात कर रहा हूँ, एक बिल्कुल ही लोकल कॉलेज जो आपका हो गया, तो आप ये देख सकते हो, ये नंबर्स आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे, ठीक है। एक्स्ट्रास, ये सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल ट्रेड है विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर आप हायर स्टडीज के लिए भी जा सकते हो फॉर बेटर पैकेजेस। तो ये एक ऑलराउंडर ब्रांच है जिसकी सरकारी प्राइवेट हर जगह आपको बहुत अच्छी स्कोप देखने मिलता है। बाकी अगर मैं आपको थोड़ा सा अंदर की बात बताऊं तो ये ब्रांच थोड़ा सा पढ़ने में कठिन है। 4 साल जब आप इंजीनियरिंग करते हो तो ईसी के जो बच्चे होते हैं वो थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा कठिन ब्रांच है एज कम्पेयर टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस थोड़ा सा ईजी रह इतना हैक्टिक नहीं रहती, ईसी थोड़ा सा ज्यादा हैक्टिक है, ठीक है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। अब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर यार हमारी 1.25 करोड़ का पैकेज लगा था हमारे कॉलेज के अंदर ही, ठीक है। उसके बारे में बताऊंगा कैसे था क्या था। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बेसिकली जब पहले 2008 से पहले क्या होता था कि कंप्यूटर साइंस और ईसी ब्रांच नहीं थी, सीएससी और ईसी नहीं थी, तो इलेक्ट्रिकल वाज द मोस्ट डिमांडेड ब्रांच इन द इंजीनियरिंग इंडस्ट्री, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कंसर्न्ड विद द स्टडी डिजाइन एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट डिवाइसेस सिस्टम व्हिच यूज इलेक्ट्रिसिटी। वही इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब चीजों की बात हो रही होती है। और इतना तो आपको पता ही है कि इसको पढ़ने में, ये पढ़ने में थोड़ी सी बोरिंग है अगर मैं आपको बताऊं, ठीक है। प्लस यहाँ पर प्रैक्टिकल्स वगैरह काफी आपको देखने मिल जाते हैं, मतलब प्रैक्टिकल्स वगैरह काफी होंगे आपके कॉलेजेस के अंदर। और थोड़ा सा पढ़ने में हेक्टिक भी है, मतलब अगर मैं सही से बताऊं थोड़ा सा पढ़ने में हेक्टिक है ये ब्रांच, ठीक है। ये मैं सेफली असर्ट कर सकता हूँ। अब इसका स्कोप देख लो कैसे कैसे है। सबसे पहले प्राइवेट की बात करते हैं, कोर के अंदर बात करते हैं। तो कोर के अंदर एक पावर प्लांट्स आते हैं, पावर प्लांट से रिक्रूट करने के लिए आ रहे हैं अगर आपको, तो एक तो वो आपके पास होगा, इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज आती हैं, ठीक। फिर आईटी सेक्टर के अंदर, आईटी सेक्टर के अंदर तो वही सारी नौकरी है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल हो गया, डेवलपर का रोल हो गया, फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, या फिर मान लो कोई ऐप डेवलपर के लिए ले जा रहा है, कोई वेब डेवलपर के लिए ले जा रहा है, तो वो सभी रोल्स के लिए आप रिक्रूट कर सकते हैं। इसके अलावा नॉन टेक के लिए देख सकते हो बिजनेस एनालिस्ट, फाइनेंस डेटा एनालिस्ट, ये तो सभी के लिए खुलती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे सीएसई हो गई, ईसी हो गई, आईटी हो गई, इलेक्ट्रिकल हो गई, ये ना इनको कहते हैं सर्कुटल ब्रांचेस। तो जनरली जो कंपनी सीएससी के लिए खुलती है ना वो इन सभी के लिए खुलती होती है। और मैकेनिकल सिविल जो होती है, ठीक है, वो सर्कुटल में नहीं आती है। तो जनरली जो कंपनीज खुल रही हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज होंगी, जैसे अगर मान लो 100 कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, तो 100 में से 80 कंपनीज जो है वो ये इस प्रकार से खुल रही होंगी, ठीक है। अगर 80 कंपनी तो इस प्रकार से खुल ही रही होंगी कि सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल सबको अलाउ कर रही होंगी, इलेक्ट्रिकल तक, और बाकी को अलाउ नहीं कर रही होंगी। 20 ऐसी कंपनी जरूर होंगी जो कि केवल सीएस और आईटी वालों को अलाउ करेंगी, या फिर सीएस, आईटी, ईसी, इलेक्ट्रिकल वालों को अलाउ करेंगी खाली, ठीक है। आप देख सकते हो सरकारी के अंदर तो आप पीएसयूज में जा सकते हो। अब पीएसयूज की हम लोग बात करें तो जैसे गेट का एग्जाम होता है, आईईएस का गेट का एग्जाम से आप पीएसयू में जा सकते हो। गेट के एग्जाम में सबसे ज्यादा कंपटीशन आपको इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में मिलता है, ठीक है, क्योंकि ये दो ब्रांचेस के अंदर बच्चे थोड़े से ज्यादा होते हैं और पीएसयूज की सीट थोड़ी सी यहाँ पर कम है। बाकी रेलवे, बैंकिंग, नॉर्मल सी चीजें कोई भी दे सकता है। इसके अलावा आईईएस का एग्जाम आप दे सकते हो, एसएससी, जेई, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस करा था। इन दोनों ही ब्रांचेस के अंदर इलेक्ट्रिकल की सीट्स थोड़ी सी कम है, कंपटीशन इलेक्ट्रिकल में थोड़ा सा ज्यादा है सरकारी के अंदर, ठीक है। बाकी आप सैलरी देख सकते हो। टायर 1 के अंदर अगर आप कोर इलेक्ट्रिकल में जा रहे हैं तो कोर, अब आप देखोगे कि कोर इलेक्ट्रिकल, कोर मैकेनिकल, कोर सिविल की हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर जो कोर की सैलरी होगी ना वो थोड़ी सी कम ही होगी। लेकिन ये स्टार्टिंग पैकेजेस होते हैं, आप देख सकते हो 6 से 9 एलपी का पैकेज है, तो ये स्टार्टिंग पैकेज है। किसी का 8 एलपी का पैकेज लग रहा है ना अगर किसी इलेक्ट्रिकल की कंपनी में, तो वो स्टार्टिंग पैकेज है। लेकिन विद टाइम जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो आपकी जो ग्रोथ होती है वो एक्सपोनेंशियल होती है। और ये ग्रोथ एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर से भी तेज होती है, मैं सही बताऊं तो, ठीक है। और इसके अलावा जो वर्किंग एनवायरनमेंट मिलता है आपको, जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इसमें आपको फील्ड पर जाकर काम करना होगा, तो इंजीनियरिंग का जो मजा आता है वो इन्हीं ब्रांचेस के अंदर आता है। फिर आईटी सेक्टर के अंदर आप देख सकते हो ये 8 से 10 का एवरेज रहता है, और बाकी ये 10 से ऊपर भी चला जाता है। जैसे हमारे कॉलेज में तो भाई 1.25 करोड़ चला गया था, ठीक है। एनआईटी इलाहाबाद जो है वहां पर ये इलेक्ट्रिकल का एवरेज पैकेज 12 एलपीए से ऊपर का है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा नॉन टेक के लिए तो जो आ रही है वो 8 से 10 एलपीए का पैकेज तो देती ही देती है, ठीक है। फिर आप टायर 2 में चले जाओगे तो टायर 2 में नंबर्स कुछ इस प्रकार से वेरी करते हैं। अब इन नंबर्स को आप देख के इतना ज्यादा इसको दिल पे नहीं लेना, ये मैंने बहुत जनरलाइज्ड टर्म्स में बोले हुए नंबर, और ये बहुत ही ज्यादा अंडररेट करके भी बोले हुए हैं मैंने, ठीक है। तो ये नंबर्स थोड़े से बढ़ भी जाते हैं जब आप 4 साल बाद, तो डेफिनेटली बढ़ेंगे क्योंकि आपका जो फाइनेंस है और आगे जाके 4 साल बाद का फाइनेंस होगा, डेफिनेटली फर्क होगा, ठीक है। फिर ये आप देख सकते हो, ये आपकी कोर, इलेक्ट्रिकल, आईटी सेक्टर, नॉन टेक, इन सब की नौकरी का इस प्रकार से चीजें रहती हैं, ठीक। चलो
एक्स्ट्रास बेस्ट कोर इंजीनियरिंग ब्रांच इन इंडिया विद एम्पल अपॉर्चुनिटीज इन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज है। हायर स्टडीज के लिए आप जा सकते हो। और इसके अलावा ये एक ऐसी ब्रांच है जो पढ़ने में थोड़ा सा कठिन है, पर आपको इंजीनियरिंग का मजा देगी, एक्चुअली में फील देगी इंजीनियरिंग का, और मजेदार ब्रांच है ओवरऑल। ठीक है, अब आ जाते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ, ये चौथी ब्रांच हो गई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तरफ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज अ स्टडी, डिजाइन, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ मैकेनिकल एंड थर्मल सेक्टर्स, devices including tools and machines. Mechanical engineering careers center on the creating technologies to meet a wide range of human needs. मैकेनिकल इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग हम लोग आगे देखेंगे, ये बहुत ही वाइड ब्रांचेज हैं। मतलब इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, क्योंकि है भी सबसे पुरानी ब्रांचेस, तो ये इसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखो स्कोप की बात करते हैं। सरकारी के अंदर पीएसयूज आपको रिक्रूट करते हैं थ्रू गेट एग्जाम। ठीक है, पीएसयूज का मतलब ये होता है कि पीएसयूज आर पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आई गेस, ये करके फुल फॉर्म होती है कुछ, तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, हाँ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो ये जो एग्जाम्स होते हैं, जो पीएसयूज होते हैं ना, पीएसयूज आपको बहुत अच्छा पैकेज ऑफर करते हैं। मतलब कम से कम 20 एलपीए तक का पैकेज आपको ऑफर होता है, प्लस आपको यहाँ पर पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, मतलब आपको घर गाड़ी वो सब मिला होगा बहुत अच्छा। बाकी हर जगह आप जाओगे तो कोई ना कोई पासेस आपको मिले होते हैं। तो ये नौकरी ओवरऑल बहुत अच्छी, बहुत स्टेबल और बहुत सुकून भरी नौकरी होती है पीएसयू की। ठीक है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल सभी के लिए। इसके अलावा रेलवे बैंकिंग में आप जा सकते हो, आईएएस, एसएससी, जेई, ये भी जो सरकारी नौकरी है ना, मैकेनिकल की भी और सिविल की भी, ये बहुत ही सुकून भरी नौकरी है, और बहुत ही आप प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करो आप सरकार में। और सरकार में भाई तुमको पता ही है कि पैसा कितना कमाया जा सकता है। अगर आपका पर मंथ सैलरी 70,000 है, तो भाई एक एक पेपर साइन करने पर आपको पता ही है आप कितने पैसे बना सकते हो। ठीक है, ये बताने की जरूरत नहीं है। कोर की बात कर लेते हैं, तो कोर में देख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग और इंडस्ट्रियल एंड फैक्ट्री जॉब्स। ऑटोमोबाइल डिजाइनिंग इस समय बूम पे है, तो ये जो आपकी नौकरी है इसमें आप जा सकते हो। बाकी जैसे कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री रिक्रूट करने के लिए आती है, उसमें आप जा सकते हो। और थोड़ा सा ना कॉलेज का लोकेशन फैक्टर भी डिपेंड करता है, जब आप अगर कोर इंजीनियरिंग के अंदर जाना चाह रहे हो। जैसे एनआईटी जमशेदपुर है, तो जमशेदपुर आपका झारखंड में है, झारखंड को टाटा सिटी बोलते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वहां पे बूम पे है। ठीक है, इसी प्रकार से आईटी सेक्टर में आप देख सकते हो, आईटी सेक्टर में ये सारी नौकरियां आप इसके लिए जा सकते हो। नॉन टेक में हमने पहले डिस्कस कर लिया, नॉन टेक में तो मतलब हर सारी कंपनीज ही खुलती है नॉन टेक में, तो है ना, मतलब सभी ब्रांचेस के लिए रहती है नॉन टेक जॉब्स। तो सैलरी देख लो यार, कोर मैकेनिकल में तो एवरेज वही है जैसे जो इलेक्ट्रिकल का था, और आईटी सेक्टर में भी वही है, और एवरेज नॉन टेक में भी वही है। ठीक है, तो आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर अगर बात करूँ मैकेनिकल की, ठीक है, तो मैकेनिकल के लिए क्या होता है, देखो जैसे अगर आप आईआईटी एनआईटी में हो, तब तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप किसी ना किसी इन तीनों में से किसी ना किसी सेक्टर में तो आपकी नौकरी लगी जाएगी। आईआईटी एनआईटी ट्रिपल आईटी, ठीक है, और बिट्स भी ऐड कर लो इसमें। ठीक है, बिट्स भी ऐड कर लो, तो यहाँ पर आपकी कहीं ना कहीं तो नौकरी लगी जाएगी। और आपका जो एवरेज पैकेज रहने वाला है, अगर आप कोर के अंदर जाओगे तो थोड़ा सा कम होगा, फिर आईटी सेक्टर में थोड़ा सा ज्यादा होगा, और नॉन टेक में, मतलब नॉन टेक में थोड़ा सा और कम होगा। ये मान सकते हो कि पहले सबसे कम होगा कोर में, फिर होगा नॉन टेक में, फिर होगा आईटी में। ठीक है, तो आईटी में बेसिकली आपको सबसे ज्यादा पैकेज ऑफर हो रहा होता है, अगर आप ढंग से कोडिंग वोडिंग करते हो। जैसे मान लो अगर आपके लिए, लेकिन आप ये भी चीज ध्यान रखना कि अगर मान लो 100 कंपनीज आ रही है, तो 100 में से आपको मैकेनिकल वालों के लिए मुश्किल से 30-40 कंपनियां खुलेंगी जो मैकेनिकल सिविल के लिए खुलेंगी। लेकिन जो बच्चा ढंग से कोडिंग करेगा, वो इस चीज को क्रैक करके ले जा सकता है। इसके अलावा नॉन टेक के लिए आप देख सकते हो, नॉन टेक मतलब हो गया कि बिजनेस एनालिस्ट, डेटा एनालिस्ट, वही जो मैंने आपको बताया था, उस रोल्स के, वो रोल्स तो सभी के लिए खुले होते हैं। तो यही आपकी मेजर बच्चा जो है वो इसमें और इसमें जाता है। मेजर अगर आपका 100 बच्चा है ना क्लास में, तो भाई 70-80 बच्चा इन्हीं दो सेक्टर्स में जा रहा है आजकल। मैकेनिकल के कोर में बहुत कम बच्चे जाते हैं। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं, कोर इंडस्ट्री जो है भाई, उसके अंदर ग्रोथ, अगर आप पेशेंट इंसान हो, अगर आप 10 साल के उसमें देख रहे हो, अगर आपका विजन है कि आप 10 साल के लंबे स्पैन में देख सकते हो, तो 10 साल के स्पैन में ऑब्वियसली एक मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर जो है बहुत पैसा बनाता है। ठीक है, फिर टायर 2 में आप देख सकते हो, कोर मैकेनिकल के ये रहते हैं, आईटी सेक्टर के ये रहते हैं, नॉन टेक का ये रहता है। ठीक है, एंड कोर मैकेनिकल का ये रहता है टायर 3 में। टायर 3 की मैं बात कर रहा हूँ, एक नॉर्मल आपका जो ऐसा कॉलेज है जो आपके घर के पास वास में हो, उस कॉलेज में। ठीक है, इसके अलावा एक एवरग्रीन ब्रांच है। ठीक है, ये ब्रांच का एक क्या है कि अब से 100 साल बाद भी आप पढ़ोगे तो भी यूज में आनी ही है, फैक्ट्रीज बननी है, इंडस्ट्री में काम चलना ही है, तो इट्स एवरग्रीन ब्रांच। और इंटरेस्टिंग बहुत है यार, सबसे अच्छी चीज मैकेनिकल सिविल इंजीनियरिंग की है, या फिर सिविल डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग ब्रांच है, आपको पढ़ने में मजा आएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे, जो कि मेरी ब्रांच है खुद की। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ, मैं खुद सेकंड ईयर स्टूडेंट हूँ। सिविल इंजीनियरिंग इज अ प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट इज डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इन सबसे डील करता है। अब मैं आपको सिविल इंजीनियरिंग की सबसे अच्छी बात बताता हूँ। सिविल इंजीनियर इज द वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग, सबसे वाइडेस्ट फॉर्म है इंजीनियरिंग की। और इसके अंदर बहुत सारे ऐसी इंजीनियरिंग के डिसाइपल्स हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, ठीक है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, ऑयल इंजीनियरिंग है,
तो ये सभी इंजीनियरिंग ना बहुत सारे कॉलेजेस के अंदर अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं, जैसे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग है, ये सिविल के अंदर ही आती है, लेकिन ये और कॉलेजेस के अंदर अलग से पढ़ाई जाती है एज अ कंप्लीट ब्रांच। तो सबसे अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए। अब लोग कहते हैं कि सिविल में, सिविल तो डेड ब्रांच है, डेड ब्रांच है, डेड वो लोग कह देते हैं स्टार्टिंग पैकेज को देख के, लेकिन सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखोगे वो यहाँ पर सिविल में इस प्रकार से हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्रांचेस आपको यहाँ पर पढ़ने को मिल रही है, बहुत ही वाइड ब्रांच है ये। ठीक है, इसके अलावा इसका स्कोप आप देख सकते हो, सबसे बेहतरीन स्कोप तो आपको यहाँ पर पीएसयूज में मिलता है। गेट का एग्जाम देकर आप पीएसयूज में जा सकते हो। ठीक है, आप गेट के एग्जाम में मैं आपको ओवरऑल बता दूं, पहले बता दूं रियलिटी सिविल की, सिविल में लोग प्लेसमेंट को देखकर नहीं जाते। अगर आप आईआईटी एनआईटी में नहीं हो तो भैया प्लेसमेंट के बारे में मत सोचो, प्लेसमेंट यहाँ पर बहुत कम मिलेगा आपको। आपको अगर फोकस करनी है तो आप सरकारी एग्जाम पे फोकस करो, वो आपके लिए सबसे बढ़िया चीज है। जैसे आप गेट का एग्जाम दो, गेट का एग्जाम देकर अगर आप पीएसयूज में जा रहे हो, पीएसयूज जो आपको ऑफर करते हैं पैकेजेस, भैया 20 LPA का पैकेज ऑफर करते हैं, और आपको जो पर्क्स मिलते हैं भाई बहुत बेहतरीन पर्क्स मिलते हैं। ठीक है, फिर आप रेलवे बैंकिंग में जा सकते हो, इसके अलावा आईईएस एसएससी जेई में जा सकते हो। और सबसे अच्छी चीज, इन सभी नौकरी के अंदर रेलवे बैंकिंग हटा दो, आईईएस हो गया या फिर एसएससी जेई का एग्जाम हो गया जो मैंने आपसे पहले बताया था, और पीएसयू हो गए, इन तीनों के अंदर ही सबसे ज्यादा जो सीट्स हैं वो आपको सिविल इंजीनियरिंग में मिलती है, जो कि बहुत बेहतरीन चीज है। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग सबसे ज्यादा सीट्स आपको देता है। आगे बात कर लेते हैं प्राइवेट की, तो कोर में, आईटी सेक्टर में और नॉन टेक में, ठीक है, तीनों के अंदर ही नौकरी लग रही होती है। अब आईटी सेक्टर में नौकरी तभी लग रही होती है जब आप बहुत ही ज्यादा ढंग से कोडिंग करोगे, ढंग से प्रोजेक्ट करोगे, क्योंकि सिविल से आईटी में नौकरी लेना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू द अदर ब्रांचेस। लेकिन कोर के अंदर तो आप जा ही सकते हो। ठीक है, कोर के अंदर तो आप जा ही सकते हो। और आपको मैं पहले बता दूं कि प्राइवेट में नौकरियां कम है सिविल की, क्योंकि इंडिया के अंदर इतनी कंस्ट्रक्शन कंपनीज है ही नहीं। एक एल लार्स एंड ट्यूरबो कंपनी है जो कि मेजर सिविल इंजीनियर हायर करके लेके जाती है। अब सैलरी देख लो, टायर वन की बात करोगे, कोर सिविल में सैलरी आईआईटी बॉम्बे के अंदर भी यही है। ठीक है, मतलब आईआईटी बॉम्बे में भी कंपनी आएगी तो 8 लाख का पैकेज, 10 लाख का पैकेज ही देगी, इससे ज्यादा पैकेज नहीं देती है। आईटी सेक्टर में आप देखोगे, आईटी सेक्टर का तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप जितनी ज्यादा अच्छे से कोडिंग करके डेवलपमेंट कर सकते हो, आपको उतना बेहतरीन पैकेज लगेगा। लेकिन मेजर बच्चे जो है, जो प्लेसमेंट के लिए बैठते भी हैं, वो नॉन टेक के लिए जाते हैं, मतलब जैसे डेटा एनालिस्ट हो गया या फिर बिजनेस एनालिस्ट हो गया, इन सब के लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका प्लेसमेंट लग जाता है। और जैसे एनआईटी इलाहाबाद है, अब वो कॉलेज कॉलेज भी डिपेंड करता है। एनआईटी इलाहाबाद है, एनआईटी इलाहाबाद का एवरेज पैकेज 10 LPA का है। ठीक है, तो अब ये 10 LPA का मेजर पैकेजेस आईटी सेक्टर के अंदर गए थे, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर बहुत सारी कंपनी यहाँ पर खुल रही थी। अब टायर 2 में आप देख सकते हो नंबर और भी इस प्रकार से नीचे चले जाता है, और टायर 3 में नंबर आप देख सकते हो और भी नीचे चला जाता है। ठीक, एक्स्ट्रास वाइडेस्ट फॉर्म ऑफ इंजीनियरिंग है, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स आपको इसी इंजीनियरिंग के अंदर मिलने वाली है, जो कि सबसे बेहतरीन बात है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं, सबसे ज्यादा आपको फ्री टाइम आपको इस ब्रांच के अंदर मिलने वाला है, पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ब्रांच है ये, आपको पढ़ने में बहुत मजा आएगा। हर एक चीज आपको सामने दिख रही होगी। भाई ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की अभी मैं क्लास करके आया हूँ, तभी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आज सर हमको साइंस पढ़ा रहे थे, ट्रैफिक साइंस पढ़ा रहे थे। आज सर हमको ये बता रहे थे कि ट्रैफिक फ्लो कैसे कम कराया था, कैसे ज्यादा कराया था। तो ये बहुत ही मतलब एक नॉर्मल सी इंटरेस्टिंग सी चीज है जो आप अपने आसपास के दुनिया में देखते हो, राइट, विच इज अ वेरी गुड थिंग। ठीक है, चलो, तो दिस इज द एंड ऑफ इट। आई होप मैंने हर एक चीज बहुत डिटेल में डिस्कस करी है और आप अब अपना खुद का डिसीजन बना पाओगे। ठीक है, अगर मैं समअप करूं हर एक चीज, ठीक है, तो अगर मैं समअप करूं तो मैं अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। सबसे पहले तो टॉप के आईआईटी एनआईटी में तो कुछ भी मिल रहा हो आप ले लो, इतना फोकस मत करो। ठीक है, क्योंकि नौकरी एंड में आप कहीं ना कहीं ले ही लोगे। बाकी अगर आपको सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड हो, फोकस करो कि आईटी सीएससी ईसी यहाँ तक मिल जाए। अगर आप टायर 2 में जा रहे हो, मतलब थोड़ा सा लोअर एनआईटीज हो गए, या फिर अगर आप मान लो प्राइवेट के अंदर जा रहे हो, तो इन ब्रांचेस के ऊपर फोकस करो। और अगर आप इस प्रकार के स्टूडेंट हो जो थोड़ा सा एक्सप्लोर आउट करना चाहते हो चीजें, तो आप सिविल मैकेनिकल को देख सकते हो। और सिविल मैकेनिकल आपको सरकारी के अंदर एक बहुत तगड़ा स्कोप देती है। ठीक है, मैकेनिकल जो है इसके अंदर एक और सब ब्रांच होती है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, जो भी मैकेनिकल के सब ब्रांच है, मैकेनिकल के सब्जेक्ट्स यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं, तो उसका भी स्कोप मैकेनिकल जैसा ही रहता है। ठीक है, आई होप हर एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस करी है, हर एक सैलरीज वगैरह डिटेल में डिस्कस करी है। मैं आपको पहले बोल दूं, सैलरीज के ऊपर इतना फोकस मत करना कि भैया ये यही सैलरी हमारी 4 साल बाद लग रही हो, कि फोकस मत करना। ठीक है, चलो, दिस इज ऑल, संगल जौहरी साइनिंग ऑफ।